लास्ट स्कीम जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि लोन्स जो दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए, वो नोटिफाइड क्रॉप्स क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर भी कवर हैं। तो इसी के साथ अब हम लोग इसी स्कीम के साथ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बोलते हैं। तो ये रहा हमारा PD 365 का इंडेक्स। इसमें अभी तक हमने 1.1 PM किसान को कवर कर लिया। उसके बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को देखा 1.12, और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं 1.2 PM फसल बीमा योजना या क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। जैसा कि मुझे पता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का पार्ट है। ये भी देखो नई स्कीम नहीं है, ये काफ़ी पुरानी स्कीम है। 4 साल पहले से लॉन्च करा गया था 18 फरवरी 2016 को, ठीक है, ताकि फार्मर्स को उनकी यील्ड के लिए, मतलब उनकी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उनको इंश्योरेंस कवर दिया जा सके। ये स्कीम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ये टर्म आप याद रखना इस स्कीम के कंटेक्स्ट में, जिसका नाम है वन नेशन वन स्कीम। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती थी बड़े टाइम से कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रॉप इंश्योरेंस के लिए कोई भी जो नंबर ऑफ़ स्कीम्स चल रही हैं उन सबको मिलाकर एक ही स्कीम बना दिया जाए, ठीक है। तो वन नेशन वन स्कीम थीम के ऊपर बेस्ड है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम। अब ये वन नेशन वन स्कीम की जो थ्योरी है, इसकी वजह से हुआ क्या, पहले के टाइम में इस स्कीम के लॉन्च होने से पहले 2 स्कीम्स और चल रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंश्योरेंस कवर देने के लिए फार्मर्स को, जिसका नाम था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS, और दूसरी थी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम MNAIS, ठीक है। तो ये 2 स्कीम चल रही थी, NAIS और MNAIS। अब क्या करा गया, इन दोनों की स्कीम्स को डाइल्यूट कर दिया गया है, क्योंकि इस स्कीम में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, और जो भी बेस्ट फीचर्स थे इस स्कीम के अंदर वो एक्सट्रैक्ट करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। मतलब समझ गए, ये जो 2 स्कीम चल रही थी इनको हटा दिया गया है क्योंकि इन स्कीम्स में कुछ कमियां थी, और 2 इंश्योरेंस स्कीम जो होती थी वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और फाइनेंशियल बर्डन पैदा करती थी गवर्नमेंट के ऊपर, और कन्फ्यूजन फार्मर्स के लिए। तो इन स्कीम्स के जितने भी बेस्ट फीचर्स थे उसको एक ही स्कीम के अंदर लाकर डाल दिया गया है सरकार के द्वारा, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इस स्कीम का एम, जैसा कि मैंने आपको बताया, एम है एक तो एग्रीकल्चर यील्ड के लिए फार्मर्स को इंश्योरेंस कवर देना, दूसरा फार्मर्स का जो प्रीमियम बर्डन होता है लोन पर जब वो एग्रीकल्चर के लिए इंश्योरेंस कवर अपना करवाते हैं, तो उनका तो इंश्योरेंस पे आपको पता है महीने के बेसिस पे या जैसे भी डिसाइड होता है, हमने डिस्कस करा था, एक प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है आपको, ठीक है, ताकि आप उस इंश्योरेंस कवर के अंदर कवर्ड रहो। तो ये जो प्रीमियम बर्डन है फार्मर्स के ऊपर ना पड़े और इसको थोड़ा सा कम करा जाए, ये भी इस स्कीम का एम है। खैर, जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो हमारे PD 365 में बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके में दे रखे हैं और काफ़ी डिटेल में वहाँ पर दे रखा है। तो ये जो अदर डिटेल्स हैं ये हम लोग वहीं पर बात करेंगे। सबसे पहले इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव, जैसा कि नेम से ही आपको पता लग रहा होगा, वर्ड है यहाँ पर बीमा। बीमा का मतलब होता है इंश्योरेंस करवाना, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम का है वो यही है, फार्मर्स को एक तो इंश्योरेंस कवरेज देना। इंश्योरेंस कवरेज के साथ फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। किस सिचुएशन में, मान लो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर अवेलेबल है, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है, वहाँ पर किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई पेस्ट अटैक हो गया या डिसीज़ अटैक हो गया बहुत लार्ज स्केल पे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसको काफ़ी नुकसान हुआ, तो ऐसे केस में फार्मर्स को पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो क्या कर सकते हैं फार्मर्स, अगर उनका एरिया जो है वो प्रोन है इस तरीके के अटैक्स के लिए, मतलब जिस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर एरिया में फार्मर्स जो है खेती बाड़ी करते हैं, अगर उनको लगता है कि हमारे एरिया में टाइम टू टाइम नेचुरल कैलेमिटी आती रहती है, पेस्ट अटैक, डिसीज़ अटैक होते रहते हैं,
तो फार्मर्स क्या कर सकते हैं, इस स्कीम का फ़ायदा उठाकर जो भी उनकी क्रॉप्स है, जो फसल हैं, जिस चीज़ की भी वो खेती बाड़ी करते हैं, उसका इंश्योरेंस कवर वो ले सकते हैं। मतलब अपनी फसल का जो किसान है वो बीमा करवा सकते हैं। ये हुआ इसका पहला ऑब्जेक्टिव। अब देखो बात यहाँ पर आई थी 3 टर्म्स की, कि इन 3 टर्म्स में ये जो स्कीम है ना, इस सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है कि अगर किसी तरह का नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, पेस्ट अटैक हो जाए या डिसीज़ अटैक हो जाए, तो थोड़ा सा हम लोग इन टर्म्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए, कैलेमिटी वर्ड का क्या मतलब होता है, जिसको हम लोग हिंदी में आपदा भी कहते हैं। कैलेमिटी देखो किसी भी एक इवेंट को आप कह सकते हो जिसकी वजह से एकदम से बहुत लार्ज स्केल पे डैमेज हो जाए, ह्यूमन लाइफ का डैमेज हो जाए, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, पर्सनस को साइकोलॉजिकल डैमेज हो जाए, ठीक है, जैसे मे नॉट गॉट टू सो, किसी का परिवार किसी नेचुरल कैलेमिटी के अंदर पूरा जल बसा और सिर्फ एक इंडिविजुअल बच गया, तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस दैट पर्सन विल अंडरगो, ठीक है, कितनी हद लेवल का उस पर्सन को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगा ये आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके का लॉस अगर बहुत लार्ज स्केल पे होता है एक नेचुरल इवेंट की वजह से, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कैलेमिटी, जिसको आप डिज़ास्टर भी कह सकते हो। नेचुरल कैलेमिटीज़ को देखो आप नेचुरल डिज़ास्टर भी कह सकते हो, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं, ये टर्म्स आपने सुनी होगी नेचुरल कैलेमिटी से जुड़ी, जैसे फ्लड्स, हरिकेन्स, टॉर्नेडोज, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, सुनामीज, स्टॉर्म्स, ठीक है। ये जितने भी टर्म्स यहाँ पर मेंशन्ड है, ये सारे क्या होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं अर्थ के। लेकिन जब इनमें से कोई भी एक नेचुरल प्रोसेस अर्थ पे बर्थ लेता है, तो उस रीजन में जहाँ पर उसका ओरिजिन हुआ होता है, ऐसी कोई भी नेचुरल कैलेमिटी का इवेंट बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन करता है। और डिस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया ह्यूमन लाइफ का, प्रॉपर्टी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, पर्सन्स की वेलबींग का, बोथ फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो अपने साथ काफ़ी लार्ज स्केल पे तबाही लेकर आती हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कंटेक्स्ट में मैं आपको 2 नेचुरल कैलेमिटीज़ को कनेक्ट करते हुए बताऊंगा कि कैसे इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव जो हमारे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि नेचुरल कैलेमिटी अगर किसी रीजन में आती है तो उस रीजन में जितने भी क्रॉप्स हैं उसका इंश्योरेंस कवर फार्मर जो हैं वो ले सकते हैं अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो पहले नेचुरल कैलेमिटी की अगर हम लोग बात करें, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं ड्रॉट्स, ठीक है। ड्रॉट्स का मतलब होता है किसी रीजन में सूखा पड़ जाना, ठीक है, बड़े टाइम से जब किसी रीजन में बारिश नहीं हुई होती है, रेनफॉल जो होती है वो सही टाइम पर नहीं होती है, या जिस टाइम पर नहीं होनी होती है वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो वहाँ के उस पर्टिकुलर रीजन के फसलों पर पड़ता है, क्रॉप प्रोडक्शन पर पड़ता है। स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ड्रॉट की वजह से, सूखा पड़ जाने की वजह से एक पर्टिकुलर जो फार्मर है जिसके ये सारी क्रॉप फील्ड थी वो पूरी की पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। ड्रॉट्स के देखो और भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे एक तो हमने डिस्कस करा कि जो क्रॉप प्रोडक्शन की जो फील्ड्स हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। दूसरी बात ये है, ड्रॉट आने की वजह से जो इस तरीके का सूखा पड़ जाता है ना, तो सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है वो भी लॉस हो जाती है, ठीक है। और उस फर्टिलिटी को रीगेन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बारिश तो उस रीजन में वैसे भी नहीं हो रही है, ठीक है। और फार्मर्स को आर्टिफिशियल टेक्निक्स का कुछ यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर फार्मर को, जैसे ये जो ड्रॉट वाली जो फील्ड आपको दिख रही है, अगर इस फील्ड पे इस पर्टिकुलर फार्मर को दोबारा फर्टिलिटी जो है वो रीगेन करनी है तो कुछ इनकम तो चाहिए पड़ेगी ना, ठीक है। अब इनकम तो तब आती जब जो फसल थी वो ये बाज़ार में बेचता, ठीक है, लेकिन फसल पैदा होने से पहले ही वहाँ पर ड्रॉट की वजह से फसल तो हो ही नहीं सकती ऐसी फील्ड पर, ठीक है। या अगर फसल यहाँ पर थी भी तो ड्रॉट आने की वजह से वो पूरी की पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई। तो फाइनेंशियल बर्डन फार्मर पे और ज़्यादा पड़ जाता है और फार्मर्स इस तरीके के जो साइकिल होती है
लोन को रीपे ना कर पाने की या फिर और ज़्यादा कर्जा किसी से लेने की, ये साइकिल और भी ज़्यादा तेज़ी से चल पड़ती है। दूसरी नेचुरल कैलेमिटी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं फ्लड का। मान लो किसी रीजन में फ्लड आया है और जो फ्लड वाटर था, जो बाढ़ का पानी था, वो उस रीजन के नियर बाय खेतों में, एग्रीकल्चर जो फील्ड्स थी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब ज़्यादा पानी अगर आप क्रॉप्स को दे दोगे तब भी तो फसलें ख़राब हो जाएंगी ना। देखो ड्रॉट की सिचुएशन में क्या था कि पानी चाहिए था लेकिन बिल्कुल ही पानी नहीं था यहाँ। और फ्लड की सिचुएशन में क्या है, जिन एग्रीकल्चर फील्ड्स में थोड़ा बहुत पानी की जो ज़रूरत थी ताकि जो क्रॉप प्रोडक्शन हो वो अच्छी हो, लेकिन यहाँ पर ओवर सप्लाई ऑफ वाटर हो गया बाढ़ आने की वजह से, फ्लड आने की वजह से। अब ऐसे केस में हुआ क्या कि जो हमने एग्जांपल डिस्कस करे, जैसे ये दो एग्जांपल्स हो गए एक्सट्रीम केसेस के नेचुरल कैलेमिटीज़ के कंटेक्स्ट में, ठीक है। एक तो ड्रॉट जिसमें बिल्कुल ही सूखा और एक फ्लड जिसमें पानी ही पानी। अब ये दो एग्जांपल जो हैं ये नेचुरल कैलेमिटीज़ के एग्जांपल हैं। इन ऐसे और भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, लेकिन अभी हम थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन को यहीं तक रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। क्लैरिटी तो आपको मिली गई होगी इतना दो नेचुरल कैलेमिटीज़ को डिस्कस करके। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझाने का यही है, ये जो ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर फ्लड एक बार आ चुका है तो प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर फिर से फ्लडिंग हो सकती है उस पर्टिकुलर रीजन में। और सिमिलरली अगर एक पर्टिकुलर रीजन में ड्रॉट जो है आ चुका है तो ड्रॉट सिचुएशन फिर से 2-3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी ना कभी फिर से बन सकती हैं। तो ऐसे और कोई रीजन तो ऐसे होते हैं जहाँ पर फ्रीक्वेंट होता है फिनोमेना, ठीक है। जैसे साउथ इंडिया के रीजन जैसे हैं उड़ीसा, केरला वगैरह, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो आप लोग देखते होगे हर साल किसी ना किसी फॉर्म में एक बारी तो जो फ्लड वाटर्स है वो तो पूरी की पूरी सिटी को बर्बाद करके रख ही देता है। ऐसे ही सिमिलर वे में कई यूपी के एरियाज़ हैं, बिहार के एरियाज़ हैं, वहाँ पर ड्रॉट कंडीशंस बनने लगी हैं, ठीक है। ये सारे के सारे फिनोमेना क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको इतना जानना ज़रूरी है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ प्रोन जो रीजन होते हैं जहाँ पर इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो बार बार आती रहती हैं, और फार्मर्स को अगर लगता है कि उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और फार्मर्स को बिल्कुल ज़ीरो इनकम मिलेगी, तो इस केस में वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं उसका बेनिफिशियरी बनकर। दूसरा जो एग्जांपल वहाँ पर दे रखा था PD 365 के डॉक्यूमेंट में, वहाँ पर बोला हुआ था एक तो नेचुरल कैलेमिटीज़ से फार्मर्स को बचाना, दूसरा पेस्ट एंड डिसीज़ अटैक से बचाना। तो आपको भी पता होगा कई बार जो क्रॉप्स होते हैं उनमें इस तरीके के कीड़े लग जाते हैं। अब आप खुद सोचो, ये एक तरीके से स्टैंडिंग क्रॉप है, मतलब ऑलमोस्ट ये क्रॉप रेडी था, लेकिन कीड़े लगने की वजह से हुआ क्या, पूरा का पूरे जो क्रॉप था, क्रॉप प्रोडक्शन थी, जो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर फील्ड थी वो बर्बाद हो जाती है। और फार्मर्स देखो वेट कर रहे होते हैं कि कब उनकी जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप है वो कब वो रेडी हो जाए और वो उसकी हार्वेस्टिंग करें, फिर वो उसको मार्केट में बेचें और कुछ उनकी अर्निंग आए। लेकिन एकदम से ऐसा पेस्ट और डिसीज़ अटैक होने की वजह से होता क्या है, उनको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस का फ़ायदा उठाना बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस का बर्डन उठाना पड़ता है। और इंडिया जैसी कंट्री में होता क्या है, जहाँ पर एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो ऑलरेडी हमारा इतना ज़्यादा वीक है, तो ऐसे केस में बहुत सारे फार्मर्स को फाइनेंशियल बर्डन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता और वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, ठीक है। अब पेस्ट अटैक या डिसीज़ अटैक क्रॉप्स पर अगर किसी रीजन में अगर एक बार हो गया, जैसे बड़ा ही फेमस एक 2-3 साल पहले एक वो आया था, फॉल आर्मी वॉर्म आया था, जो मेज़ होता है ना उस पर अटैक करता था। हाँ, ये रही उसकी फ़ोटो, ठीक है। तो ये है फॉल आर्मी वॉर्म। इसने जो बहुत सारे एरियाज़ में इसने अटैक करा था, ठीक है। और पर्टिकुलरली कौन से क्रॉप के ऊपर, मेज़ के ऊपर, जिसको आप भुट्टे के नाम से भी जानते हो। तो उड़ीसा के फार्मर्स को इसने काफ़ी तंग करा था शुरू में, बाद में तो ये बहुत सारे रीजन्स में, बहुत सारे स्टेट्स में स्प्रेड हो गया था ये जो फॉल आर्मी वॉर्म का अटैक था। तो इस तरीके की कोई भी अगर पेस्ट अटैक हो या डिसीज़ अटैक हो जिसकी वजह से फार्मर्स को लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होगा और फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं एज अ बेनिफिशियरी। स्कीम का दूसरा ऑब्जेक्टिव है
फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज करना, ताकि फार्मर्स जो उनकी फार्मिंग वो कर रहे थे उसको कंटिन्यू कर सकें। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि किसी अगर फार्मर के खेत में पेस्ट अटैक या डिसीज़ अटैक हुआ है तो उससे निपटने के लिए फार्मर्स इस तरीके की जो दवाई हैं उनको स्प्रे करेंगे अपने खेतों में। या आप कह सकते हो फार्मर्स कुछ पेस्ट अटैक जो मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करेंगे, ताकि फ्यूचर में किसी भी जो पेस्ट अटैक हुआ था वो अवॉइड करा जा सके। अब आप मुझे एक बात बताइए, फार्मर्स अगर अपनी इनकम इसी तरीके के एग्रीकल्चरल कंट्रोल मेजर्स में लगाते रहेंगे तो उनकी फसल कब रेडी होगी, वो कब उसको मार्केट में बेच सकेंगे, कब उनकी इनकम आएगी। इस तरीके के जो अटैक्स हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, इससे तो सिर्फ फार्मर्स की कॉस्ट ही इनकर हो रही है ना। फार्मर्स का सिर्फ पैसा ही पैसा लग रहा है खेतों के ऊपर। अभी फसल तो रेडी हो ही नहीं पाई उनकी, कभी कीड़े लग गए, कभी फ्लडिंग हो गई, कभी सूखा बढ़ गया। तो जितनी इनकम फार्मर्स को आनी चाहिए थी, इनकम तो छोड़ो, अपनी तरफ से फार्मर्स को पैसा और लगाना पड़ रहा है, तो इनकम तो स्टेबलाइज हो ही नहीं पाई ना फार्मर की। जैसे किसी रीजन में ड्रॉट आ गया था तो फिर से अगर उन खेतों को जहाँ पर ड्रॉट आया था, सूखा पड़ गया था, उनको इस तरीके का हरा भरा अगर बनाना है, दोबारा ग्रीनरी अगर वापस लानी है, तो सॉइल की फर्टिलिटी तो रीगेन दोबारा करनी पड़ेगी ना। और फर्टिलिटी रीगेन करने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल फीड पर पैसा लगाना। बड़े सारे तरीके के सॉइल मैन्योर, काउ डंग, काउ यूरिन, इन सारे मिक्सचर से बने हुए जो ऑर्गेनिक सॉइल जो फार्मर्स क्रिएट करेंगे, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए ना। और फिर उसको स्प्रेड करना एग्रीकल्चर फील्ड पर हर जगह बिछाना, ताकि जो ड्रॉट हुआ था या मान लो फ्लडिंग हुई थी, तो फ्लडिंग की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। जो मिट्टी होती है वहाँ की, जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, वो इरोड हो चुकी होती है, वो बहकर दूर चली जाती है। उसके बहने से होता क्या है कि सॉइल के साथ जितने जुड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गए होते हैं उस सॉइल के अंदर। अब वो न्यूट्रिएंट्स को दोबारा रीगेन करना, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए फार्मर्स को अपनी साइड से बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। अब जब पैसा लगाना पड़ेगा तो किसी भी केस की आप चाहे आप बात कर लो, फिर चाहे वो नेचुरल कैलामिटी हो, पेस्ट अटैक हो, डिसीज़ अटैक हो, सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन करने वाली बात हो, हर चीज़ में फार्मर्स को अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है। एक सिंगल रुपये भी अभी तक फार्मर्स को कमाई नहीं हो रही है इस केस में जो हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर आप ही बताओ किस सेंस में हुई फार्मर्स की इनकम स्टेबलाइज? क्या इनकम स्टेबलाइज हुई फार्मर्स की? आंसर है नो। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका एम है फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज करना और ये इंश्योर करना कि फार्मर्स अपनी फार्मिंग के साथ कंटिन्यू करते रहे। तो उनकी इनकम आराम से स्टेबलाइज कैसे हो सकती है? अगर उनका जो क्रॉप फील्ड था, जो एग्रीकल्चरल फील्ड था जहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन हो रही थी, अगर वो इंश्योरेंस कवर के अंदर हो तो सरकार पूरा भुगतान करेगी। सारा का सारा पैसा जो किसानों का डूब गया या एग्रीकल्चरल फील्ड जो फसल थी वो पूरी बर्बाद हो गई, तो उसकी रिकवरी करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए, अगर वो इंश्योरेंस कवर के अंदर जो है कवर है वो एग्रीकल्चर फील्ड, वो पर्टिकुलर क्रॉप, तो सरकार अपनी जेब से पूरा का पूरा पैसा देगी फार्मर्स को, और फार्मर्स फिर आराम से फुली फोकस होकर फार्मिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। और फ्यूचर में उनके साथ ये भी श्योरिटी हो जाएगी कि श्योर शॉर्ट वे में उनकी इनकम फिर तो आनी ही आनी है, अगर उन्होंने अपनी फील्ड को इंश्योरेंस कवर के अंदर कवर करवाया हुआ है। थर्ड ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है फार्मर्स को इनकरेज करना कि वो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और इनोवेटिव मेथड का यूज़ करें अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए और क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जैसे ये एक पाइप है, यहाँ पर नीचे इसके अंदर वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, और ये जो प्लांटेशन है ना, ये जो कोई जो क्रॉप्स हैं, ये जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, इनको जितना पानी चाहिए वो इस पाइप से एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एक्स्ट्रा पानी जो भी है वो वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब इस पाइप में कॉन्टीन्यूस फ्लो है पानी का, और इन क्रॉप्स को जितना भी एब्जॉर्ब करना होगा ये आराम से कर लेंगे। तो ये एक एग्जांपल है।
इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का। ऐसे ही एक ही एग्जांपल है कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूम करा जा सकता है कम से कम पैसा लगाकर। जैसे एक ये टैंकर है जो ज़मीन में गड्ढा करके एक बना दिया गया है, इसके अंदर पानी है। तो जो ब्लू कलर की जो आपको पाइप्स दिख रही हैं, यहाँ से तो इन प्लांटेशन क्रॉप्स को पानी सप्लाई होता रहेगा। और इस तरीके के ये जो आप तार जुड़े हुए देख रहे हो ना ब्लैक वाले, ये जो वाइट कलर के जो मीटर्स इनसे जुड़े हुए हैं, इनकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर एक तरीके की लाइट और रेडिएशन फेंकी जाएगी कि अगर इन केस इन क्रॉप्स को सनलाइट नहीं मिलती है जिनकी इन्हें ज़रूरत है अपने आप को बड़ा करने के लिए, तो ये इस तरीके की जो एनर्जी यहाँ से पास होगी, इसमें कुछ प्रोसेस होता होगा, वो वर्क करता होगा, किसी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो पास होती होगी, उसकी वजह से फार्मर्स को एक अच्छा हीटिंग मैकेनिज़्म, एक आर्टिफिशियल सनलाइट मैकेनिज़्म मिल जाता है, जिससे इन क्रॉप्स की जो ग्रोथ है वो इंश्योर हो पाती है। और इस केस में भी जो पानी है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा है, जितनी ज़रूरत है इन पाइप्स के थ्रू उतना ही जा रहा है। ठीक है, और ये पाइप्स भी देखो फर्दर नीचे से भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, फिर बहुत सारी कंट्री में देखो ऐसा माना गया है कि ड्रोन्स की मदद से एग्रीकल्चर का अच्छा खासा ख्याल रखा जा सकता है। और ये एक एग्जांपल है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। तो जैसे ये देखो, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आपको अपनी एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर कोई भी चीज़ जो स्प्रे करनी हो, फिर चाहे वो वाटर हो, एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट नहीं होगा आपका, वो पेस्टिसाइड्स हो, वो फर्टिलाइज़र्स हो, इवन जो क्रॉप सीड्स हैं उनको स्प्रेड करने की बात हो, तो ये ड्रोन्स देखो, इसके जो विंग्स हैं, आप इसमें इसके चेम्बर में कुछ इंस्टॉल कर दो। जैसे यहाँ पर एक ये देखो, ये चेम्बर लगा हुआ है, इसमें आप इंस्टॉल कर दो। इस चेम्बर के थ्रू ये यहाँ पर इस वेंट्स में जाता रहेगा और ये जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ से ऐसा स्प्रे होता रहेगा एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर टाइम टू टाइम। और ड्रोन के तो काफ़ी सारे देखो फ़ायदे हैं, आप मॉनिटर भी कर सकते हो एग्रीकल्चर फील्ड को एक जगह पर रहकर। फार्मर्स को दिन भर अपने खेतों पे ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी तरीके का अगर कोई पेस्ट अटैक है, डिसीज़ अटैक है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसकी एग्रीकल्चर फील्ड में, तो वो फार्मर फटाफट ड्रोन की मदद से, जो कि ड्रोन में क्योंकि कैमरास भी लगे होते हैं, तो उनकी मदद से फार्मर्स जो है वो राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में। अब अगेन देखो, बात वही आती है कि इस तरीके की जो इनोवेटिव और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर फार्मर्स को अडॉप्ट करनी है अपनी फार्मिंग सिस्टम के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो तो तभी पॉसिबल है ना जब एक रेगुलर फिक्स्ड इनकम फार्मर्स के पास आ रही हो, फार्मर्स को इस चीज़ की श्योरिटी हो कि अगर मेरी फसल इन केस बर्बाद भी हो जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है अगर मेरा, तो मैंने अपनी फसल का इंश्योरेंस करवा रखा है और मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार उस केस में अगर मेरी क्रॉप फेलियर होता है नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, पेस्ट या डिसीज़ अटैक की वजह से, तो पूरा का पूरा उसका जो भुगतान है, जो उसकी भरपाई है, वो गवर्नमेंट को बियर करना पड़ेगा, ना कि मुझे। तो इस चीज़ की श्योरिटी जब होती है तो फार्मर्स भी इनकरेज होते हैं कि वो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाएं, ताकि वो फर्दर अपनी लिमिटेड जो उनकी फील्ड है, जैसे फार्मर्स की लिमिटेड फील्ड है, तो जैसे मान लो कि पूरी फील्ड से जो फार्मर्स की अभी तक जो प्रोडक्टिविटी आ रही थी वो आ रही थी 70%, लेकिन जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी स्कीम के अंदर फार्मर्स अपने आप को कवर करवा लेते हैं, तो अब उनको श्योरिटी हो गई कि अब उनकी जो एग्रीकल्चर फील्ड है उनका प्रॉपर इंश्योरेंस हो रखा है। तो इसी एग्रीकल्चर फील्ड में वो ड्रोन्स जैसे, या भी जो हमने अदर एग्जांपल्स देखे, उस जैसे मॉडर्न और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेशंस का यूज़ करके फार्मर्स इसी एग्रीकल्चर फील्ड से जो अपनी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं अराउंड 90%, और वो भी कम से कम एफर्ट के साथ। तो हमने तीसरा ऑब्जेक्टिव भी देख लिया। यहाँ पर देखो, फार्मर्स को इनकरेज करना, वो इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। एक ऑब्जेक्टिव इसका और है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नेक्स्ट पेज पे भी दे रखी है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का है एग्रीकल्चर सेक्टर में ये इंश्योर करवाना कि वहाँ पर क्रेडिट फ्लो होता रहे, मतलब पैसा किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में रुके ना। देखो, होता पता क्या है,
फार्मर्स को जब किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड से लॉस होता है ना, वो अगर एग्रीकल्चर फील्ड है वो सूख गई, वहाँ पर ड्रॉट आ गया, कोई एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ पर फ्लड आ गया, इससे सिर्फ उस पर्टिकुलर फार्मर को नुकसान नहीं होता, ठीक है। फार्मर तो देखो जैसा कि आपको पता है ज़्यादा नुकसान होगा तो एक्सट्रीम केसेस में दे कमिट सुसाइड। लेकिन सवाल ये उठता है हमारे देश में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए जो फील्ड्स अवेलेबल हैं वो तो लिमिटेड ही है ना, मतलब कोई एक्स्ट्रा लैंड तो है नहीं। अगर इस पर्टिकुलर लैंड पे वीट ग्रो होता है या फिर राइस ग्रो होता है तो ये लैंड वीट और राइस के लिए तो डेडिकेटेड हुआ ना फिर, ठीक है। यहाँ पर कोई और चीज़ तो ग्रो नहीं हो सकती। लेकिन इस लैंड में सपोज़ कर लो कि सूखा पड़ गया, ड्रॉट सिचुएशन आ गई, तो ऐसे केस में ये सिर्फ फार्मर का लॉस नहीं है तो देश का लॉस हुआ। हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें कमी आएगी। हम बहुत सारी कंट्रीज़ को जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं उसको सप्लाई करते हैं, उसमें कमी आएगी, ठीक है। जब हम दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे उतना तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है उसमें भी कमी आएगी। तो देख रहे हो एक चीज़ का लॉस वैरायटी ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स को स्टार्ट कर देता है। मतलब शुरुआत हुई थी यहाँ से लेकिन वो कन्वर्ट होकर पूरा एक विशियस साइकिल बन जाता है, ठीक है। इसी विशियस साइकिल को तोड़ने के लिए इस स्कीम का एम ये है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एम ये है कि ये इंश्योर करना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रेडिट सप्लाई है वो रुके ना तो फार्मर्स को कमी आए पैसों की अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए, और ना ही किसी स्टेक होल्डर को लॉस हो अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है फिर चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो तो उन पर्सनस को भी लॉस नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी भी लॉस को अवॉइड करने के लिए और एग्रीकल्चर को एक प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि फार्मर्स की जो इनकम हो वो स्टेबल हो, ठीक है, और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी हो वो हमेशा इंक्रीज़ होती रहे। तो क्रेडिट का फ्लो रेगुलर होना एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़रूरी है। तो इसी के साथ साथ हमने चारों के चारों ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे PD 365 डॉक्यूमेंट में दिए हुए थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े उसको हमने कवर करा। क्रेडिट फ्लो वाला ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैंने आपको बताया था वो नेक्स्ट पेज पे गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, टू एंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। पैसों की कमी रुकनी नहीं चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर उसको आगे बढ़ना है तो। इंटेंडेड बेनिफिशरीज़ की बात करें अगर हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर तो किस किस को फ़ायदा मिल सकता है इस स्कीम के अंदर, सारे तरह के फार्मर्स को कवर करा गया है, जैसे शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट फार्मर्स, ठीक है। शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट फार्मर्स की डेफिनेशन और इनका जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमने प्रीवियस जब स्कीम्स कवर करी थी प्रीवियस लेक्चर में उसको हमने कवर करा था। बार बार टर्म्स को देखो हम रिपीट नहीं करेंगे, लेक्चर्स फालतू में लंबे बन जाएंगे, इसलिए एक जगह पर मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बता देता हूँ। तो आप या तो लिख सकते हो उनको किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, या अगर आपके पास ऐसी कोई हार्ड कॉपी है तो वहाँ पर आप साइड में स्टिकी नोट लगा लिया करो। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो यहीं से देखकर जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप एक सेपरेट कॉपी मेंटेन कर सकते हो ये सारी टर्म्स को लिखने के लिए, और बार बार इनको रिवाइज करते रहा करो, ठीक है। तो सारे फार्मर्स को कवर करा जाएगा, जैसे शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट फार्मर्स जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। कैसे क्रॉप्स? नोटिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। नोटिफाइड क्रॉप्स को भी हमने कवर करा था। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो नोटिफाइड क्रॉप्स कवर करे गए हैं वो कॉमन है। तो ये 3 कैटेगरी के क्रॉप्स हैं, एक फूड क्रॉप्स, सीरियल्स, मिलेट्स और पल्सेस, ऑयल सीड्स, और तीसरे हैं एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो ये तीनों कहलाते हैं इस स्कीम के अंदर नोटिफाइड क्रॉप्स। अब यहाँ पर देखो टर्म दे रखी है नोटिफाइड क्रॉप्स कहाँ पर, एक पर्टिकुलर नोटिफाइड एरिया के अंदर, ठीक है। ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, नोटिफाइड एरिया के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कुछ एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मेरे को मिला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। तो उसके अंदर जो भी सरकार ने टर्म्स मेंशन करी है ना, जैसे विजन वालों ने भी ये जो PD 365 में टर्म्स उठाई हैं तो ये ओरिजिनल स्कीम में से तो कॉपी पेस्ट करी है ना, अपनी मन से तो बना नहीं सकते वो टर्म्स को चेंज करके। तो
ये जो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वहाँ पर ये पॉइंट नंबर 14 देखो, इंश्योर्ड एरिया और इंश्योरेंस यूनिट। और ये जो इंश्योर्ड एरिया ना, ये और ये जहाँ पर जो लिखा हुआ है इंश्योर्ड यूनिट, यही है आपका नोटिफाइड एरिया। ठीक है, तो नोटिफाइड एरिया को चाहे आप इंश्योर्ड एरिया कह लो या फिर इंश्योर्ड यूनिट कह लो, बात एक ही है। ये एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंडर कल्टीवेशन हो, जिस पर्टिकुलर एरिया में कल्टीवेशन हो रही हो, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो इस पॉलिसी के अंदर कवर करा जाता है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और ये जो एक पर्टिकुलर एरिया होगा, कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन हो रही है क्रॉप्स की। अब ये पर्टिकुलर एरिया, कितने एरिया में कितनी कल्टीवेशन हो रही है, और इस एरिया को जो इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा ना अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किस चीज़ के लिए, नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए, कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो भी क्रॉप्स फार्मर्स के द्वारा ग्रो करे जा रहे हैं उसको, उन क्रॉप्स को हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर कवर करेंगे। ये है कंसेप्ट नोटिफाइड एरिया का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, ये नोटिफाइड एरिया जो है इसको डिक्लेयर कौन करेगा, इसको नोटिफाई कौन करेगा? तो उसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना आप, स्टेट गवर्नमेंट, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक दूसरी बार उन्होंने ये टर्म समझाई हुई है, तो नोटिफाइड एरिया। ठीक है, इसको हम लोग इंश्योरेंस यूनिट या फिर यूनिट ऑफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, नोटिफाइड एरिया इज़ द यूनिट ऑफ इंश्योरेंस दैट इज़ डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ताकि किसी क्रॉप को नोटिफाई करा जा सके एक पर्टिकुलर सीज़न में। और नोटिफाई किस चीज़ के लिए हमें करना है, उस पर्टिकुलर क्रॉप को इंश्योरेंस कवरेज देने के लिए। ठीक है, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, और उसके बाद तो देखो एक नॉर्मल सी ये बात लिखी हुई है सेकंड लाइन में, साइज़ जो होगा ना इस यूनिट ऑफ इंश्योरेंस का, मतलब नोटिफाइड एरिया का जो साइज़ होगा, ये जैसे सपोज करो नोटिफाइड एरिया है जिसमें जितने भी क्रॉप्स उगाए जाएंगे उनको इंश्योरेंस कवरेज दी जाएगी, तो ये जो साइज़ होगा ये डिपेंड करेगा कि कितना एरिया कल्टीवेशन के अंदर है। ये तो नॉर्मल सी बात है ना, अगर पर्टिकुलर एरिया कल्टीवेशन के अंदर है तो सिर्फ इसी एरिया को इंश्योरेंस कवरेज दी जाएगी। अगर इतने बड़े एरिया में पूरा एरिया अगर कल्टीवेशन के अंदर आता है तो पूरे के पूरे एरिया को दे दी जाएगी। और ऐसे केस में अगर जैसे आप यहाँ एक एग्जांपल देखो, सिर्फ इतना इस पर्टिकुलर एरिया का, ये एक पर्टिकुलर एरिया कोई एक विलेज हो सकता है, पंचायत लेवल का कोई एरिया हो सकता है, सिर्फ इतना एरिया जितना हमने कलर्ड करा है, यहीं पर सिर्फ कल्टीवेशन अगर हो रही है तो 3/4 लैंड जो आपको दिख रहा है, इस 3/4 लैंड को इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ ये जो 1/4 लैंड है जहाँ पर ये नोटिफाइड क्रॉप्स जो ग्रो करे जा रहे हैं फार्मर्स के द्वारा, इसी एरिया को एज अ नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर करा जाएगा। और अगेन बताओ डिक्लेयर कौन करेगा? डिक्लेयर करने का काम होगा स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, उसके बाद ये एक टर्म और दे रखी है, ये इंटरेस्टिंग टर्म है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब सारे फार्मर्स को इस स्कीम के अंदर कवर करा गया है, फिर चाहे वो शेयर क्रॉपर्स हो और टेनेंट फार्मर्स हो, जो नोटिफाइड क्रॉप्स ग्रो करते हैं एक पर्टिकुलर नोटिफाइड एरिया में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सीजन, और जिनका अपने क्रॉप्स में इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, वो इस स्कीम के अंदर एलिजिबल है। ठीक है, तो एक बार टर्म भी तो जान लेते हैं हम लोग कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को। देखो होता क्या है, जैसे आपके पास एक पर्टिकुलर कोई चीज़ है, हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं ABC, आपके पास एक बहुत प्रीशियस चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ से आपको रेगुलर इनकम आपके पास आती है, मतलब आपका जो जीवन का जो गुजारा है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आप मेंटेन करते हो, अपनी फैमिली को जो आप चलाते हो, वो इसी चीज़ के थ्रू चलाते हो आप ABC। इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका ABC में होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपके ABC चीज़ में होने के बहुत ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये उठता है फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट इस कंटेक्स्ट में हुआ क्या? जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, ABC एक पर्टिकुलर ऐसी आपकी चीज़ है, ये इकलौती आपके पास ऐसी चीज़ है जिससे आपको रेगुलर इनकम आती है। अब इस चीज़ को अगर आप एक तरीके से मान लो ये चीज़ आपकी फाइनेंशियल लॉस में चली जाती है, या ये वाली चीज़ आपकी डैमेज हो जाती है, तो इससे आपके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है ना, वो एकदम से बढ़ जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, मतलब पैसों की कंगाली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ जाएगी अगर ABC जो चीज़ है वो लॉस्ट हो जाए आपकी, या उसमें किसी भी तरह का अगर आपको
फाइनेंशियल लॉस या डैमेज उठाना पड़े, क्योंकि उसका मतलब ये है, उसका फाइनेंशियल लॉस और डैमेज होने का मतलब है आपकी ये जो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम थी ये तो बिल्कुल रुक गई एक तरीके से, ठीक है। तो अब कनेक्ट करो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप एक पर्टिकुलर चीज़ जिसको आप खोना नहीं चाहते, अगर आपको डर लगता है, फार्मर्स के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, ये क्रॉप्स हैं उनके। अब फार्मर्स की लाइफ में तो क्रॉप ही सब कुछ है, ठीक है। क्रॉप अगर अच्छे से उगेंगे, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से होगी, फसल हरी भरी होगी, तो वो मार्केट में उतने अच्छे रेट पर बिकेगी। जब वो मार्केट में अच्छे रेट पर बिकेगी तो जितना भी लोन अमाउंट वगैरह जो फार्मर्स ने बैंक से लिया होता है, एक तो वो उसको रीपे कर सकेंगे, दूसरा जो एक्स्ट्रा इनकम है उससे वो अपना घर चला सकेंगे नेक्स्ट एग्रीकल्चर सीज़न तक के लिए। तो इस केस में फार्मर्स का जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो अपने क्रॉप्स में है, अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड में है, ताकि इस एग्रीकल्चरल फील्ड को, इस क्रॉप्स को जो फार्मर्स के पास है और ये ओनली सोर्स ऑफ इनकम है फार्मर्स के लिए, इसको किसी भी तरह का डैमेज ना हो या फाइनेंशियल लॉस ना हो, तो फार्मर्स इसकी इंश्योरेंस करवा लेंगे, ठीक है। इस केस में फार्मर्स इसका इंश्योरेंस करवा लेंगे, और इंश्योरेंस करवाने से होगा क्या, एक सेटिस्फेक्शन फार्मर्स को मिल जाएगी कि यस अब हमारा कुछ लॉस नहीं होगा अगर किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, क्योंकि आप याद करो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर हमने क्या पढ़ा, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या पेस्ट अटैक की वजह से या डिसीज़ अटैक अगर हो जाए खेतों में, तो फार्मर्स को किसी भी तरह का लॉस ना उठाना पड़े। तो इन तीनों चीज़ों की गारंटी जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर ली गई है थ्रू इंश्योरेंस कवरेज ऑफ नोटिफाइड क्रॉप्स। तो यही है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन जो गूगल पे दी हुई है, एक पर्टिकुलर पर्सन का किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट तब होता है जब पर्सन को लगता है उस पर्टिकुलर चीज़ के लॉस होने से या उसका डैमेज होने से पर्सन को बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल या फिर अदर तरीके के लॉसेस को सफ़र करना पड़ेगा, उनसे सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। और जो फार्मर्स के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो वो उनका जो एग्रीकल्चर लैंड है या उनके जो क्रॉप्स हैं, अगर इसमें किसी भी तरीके का जो लॉस या तो डैमेज अगर फार्मर्स को होता है, ठीक है, तो उनका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज दे विल नॉट बी लेफ्ट विद एनी सोर्स ऑफ इनकम ईदर टू पे द बैंक लोन अमाउंट और टू सस्टेन देयर लिविंग। अपना गुजारा करने के लिए या बैंक में जो उन्होंने लोन ले रखा था उसको रीपे करने के लिए उनके पास किसी भी सोर्स का कोई इनकम बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में जो फार्मर्स का एग्रीकल्चर लैंड है या जो क्रॉप्स हैं, दे आर इंश्योरेबल इंटरेस्ट फॉर फार्मर्स। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इसका अगर लॉस नहीं होना देना चाहते वो एग्रीकल्चर लैंड का और क्रॉप्स का, तो फार्मर्स इस चीज़ का इंश्योरेंस करवा लेंगे, ठीक है। यही होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो अब आप समझ गए, ये हमने कवर करा इंटेंडेड बेनिफिशियरी कौन होगा इस स्कीम के अंदर, ठीक है। ये टर्म देखो, ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमने डिस्कस करी ना, थोड़ा सा टाइम हम इसलिए लगा लेते हैं जब पहली बार कोई टर्म हमारे सामने आती है। अब जैसे इसमें मैंने आपको ये शेयर क्रॉपर और टेनेंट का कंसेप्ट नहीं समझाया, टेनेंट फार्मर्स कौन होते हैं, क्योंकि प्रीवियस स्कीम के अंदर हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर हमने इसको ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो बार बार काय को टाइम वेस्ट करना, कोई नई चीज़ अगर हमें लगेगी जो अब प्रीवियस लेक्चर्स में मेरे को लगेगा मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, उसको डेफिनेटली मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा। अब बात करते हैं इस स्कीम के कुछ सेलिएंट फीचर्स की। तो देखो, सबसे पहला फीचर है कि ये जो स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। ये कीवर्ड आप याद रखना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, याद करो, सेंटर और जो स्टेट्स होते हैं, जो पूरी स्कीम का जो फाइनेंशियल बर्डन होता है, जो पैसा होता है, उसको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा शेयर करा जाता है। और वो कौन सी स्कीम होती है जिसमें पूरा पैसा जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसमें पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये जो वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्कीम्स हैं, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करा था, तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बात करते हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद जितनी भी अभी तक एग्रीकल्चर सेक्टर में इंश्योरेंस स्कीम्स चल रही थी, उन सारी स्कीम्स को रिप्लेस कर दिया गया है, डाइल्यूट कर दिया गया है। सिर्फ एक स्कीम है, उसको डाइल्यूट नहीं करा गया है। जब से ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम आई है, तो वो कौन सी स्कीम है, रीस्ट्रक्चर्ड
वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आने के बाद हमने देखा था काफ़ी सारी इंश्योरेंस स्कीम चलती थी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, फार्मर्स को उनके क्रॉप्स के लिए या उनकी एग्रीकल्चर फील्ड के लिए इंश्योरेंस देने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आने के बाद उन सारी इंश्योरेंस स्कीम्स को एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो वर्क करती थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ एक स्कीम जो है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, वो है रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस स्कीम के बारे में देता हूँ। रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इस स्कीम का जो एम है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम से। इस स्कीम का काम ये है कि अगर कोई भी वो फार्मर है या नंबर ऑफ़ फार्मर्स हैं जिन्होंने अपने एग्रीकल्चर फील्ड का या क्रॉप्स का इंश्योरेंस करवा रखा है और उन फार्मर्स की लाइफ में अगर किसी भी तरह की लाइक्लीहुड है, एक प्रोबेबिलिटी है कि उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है एडवर्स वेदर कंडीशंस की वजह से, तो ऐसे किसी भी फाइनेंशियल लॉस को अवॉइड करना, फार्मर्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए उसको अवॉइड करना, ये इस पर्टिकुलर स्कीम का बेसिक एम है। तो रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर किस तरीके के वेदर कंडीशंस की बात करी गई है, तो वही सारे वेदर कंडीशंस जिसकी वजह से जो फसल है फार्मर्स की वो ख़राब हो सकती है। एक्सट्रीम विंड सिचुएशंस, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलना जिसकी वजह से खेत जो होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। ह्यूमिडिटी की सिचुएशंस जिसकी वजह से ड्रॉट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। एक्सट्रीम रेनफॉल, क्योंकि हमने देखा था ज़्यादा बारिश होने की वजह से एक फ्लड टाइप की सिचुएशन बन सकती है एग्रीकल्चर फील्ड में, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं या एग्रीकल्चर फील्ड है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे किसी भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से फार्मर्स को किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लॉस ना हो, तो उन प्रोविजंस को कवर करा गया है रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर। ठीक है, अब यूपीएससी आपको देखो ऐसे करके फंसा देगा, ये स्टेटमेंट दे देगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब से इंट्रोड्यूस हुई है या इसके लॉन्च होने के बाद बहुत सारी स्कीम्स को रिप्लेस कर दिया गया है या डाइल्यूट कर दिया गया है, इंक्लूडिंग, यूपीएससी आपको ये कीवर्ड दे देगा बीच में, इंक्लूडिंग रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, मतलब इस स्कीम को भी ख़त्म कर दिया गया है। तो उस केस में आप ध्यान रखना इस स्कीम को नहीं ख़त्म करा गया। नेक्स्ट सेलिएंट फीचर की हम लोग बात करते हैं। इस स्कीम के अंदर ये बोला गया है सॉरी कि फार्मर्स को ऑल ओवर इंडिया कोई भी जो फार्मर्स हो उनको एक यूनिफॉर्म प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, प्रीमियम क्या होता है, जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तो मंथ के बेसिस पे हर महीने की 1, 2 तारीख, 3 तारीख जो भी तारीख होती है, मंथली बेसिस पे आपको अपने इंश्योरेंस का कुछ अमाउंट देना पड़ता है बैंक को जहाँ से आपने इंश्योरेंस करवाया होता है। ठीक है, इंश्योरेंस जो आपकी पॉलिसी होती है मंथली बेसिस पे जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, ताकि अगर आप चाहो वो कंटिन्यू रहे, उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको मंथली बेसिस पे कुछ पेमेंट देनी पड़ती है, उसी पेमेंट को हम लोग कहते हैं प्रीमियम। बेसिक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूँ। आपने कार ली, कार के ऊपर आपने इंश्योरेंस करवाया, तो मंथली बेसिस पे आप उस पर कुछ अमाउंट देते हो ना, वही अमाउंट कहलाता है प्रीमियम। तो इस स्कीम के अंदर प्रीमियम के रिगार्डिंग 3 इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस बनाए गए हैं। सबसे पहले तो वो फार्मर्स जो या जिन्होंने खारिफ क्रॉप्स के लिए इंश्योरेंस करवाया है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो पूरे देश में जो खारिफ क्रॉप्स के जो फार्मर्स हैं उनको प्रीमियम देना पड़ेगा 2%। ठीक है, और उसके बाद सेकंड प्रोविज़न, राबी क्रॉप्स उगाने वाले जो फार्मर्स हैं उनको प्रीमियम देना पड़ेगा 1.5% का, और एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को उगाने वाले फार्मर्स को प्रीमियम देना पड़ेगा 5% का। ठीक है, तो 2% है खारिफ क्रॉप फार्मर्स के लिए, 1.5% है राबी क्रॉप फार्मर्स के लिए, और 5% है जो एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं। और ये जो एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर करा था कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कोई एक कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स नहीं होते हैं, इसमें फ्लावर्स होते हैं या गार्डनिंग से जुड़े जितने भी जो क्रॉप्स आते हैं, इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो वाइड रेंज ऑफ बास्केट होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। और कमर्शियल क्रॉप्स कौन से होते हैं, जो फूड क्रॉप्स नहीं होते हैं और जिनको बाजार में बेच के आपका जो एम होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है,
तो इसमें एक अब ये याद रखना कि जो भी फार्मर्स हैं एक पर्टिकुलर क्रॉप की कैटेगरी में जो फार्मर्स आएंगे जिनको इंश्योरेंस कवर मिलेगा, उनके लिए एक यूनिफॉर्म प्रीमियम जो पैटर्न है वो तैयार करा गया है। अगेन यूपीएससी आपको स्टेटमेंट देकर ऐसे फंसा देगा कि आपको ये पता होगा कि जैसे नोटिफाइड एरिया जो है हमने पढ़ा था वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो यूपीएससी आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट दे देगा कि जो प्रीमियम पैटर्न है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर वो अलग अलग फार्मर्स के लिए अलग अलग प्रीमियम है। ये वाली बात तो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपको ये दे देंगे कि जो प्रीमियम का जो अमाउंट है ना, जैसे 2%, हमने क्या देखा ये यूनिफॉर्म है, लेकिन यूपीएससी आपको ऐसा दे देगा कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है, तो उस केस में वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये स्टेट टू स्टेट वेरी नहीं करता है। इतनी बड़ी नेशनल लेवल की स्कीम है तो प्रीमियम पैटर्न ऑब्वियसली बात है वो यूनिफॉर्म ही रखा जाता है। और ये यहीं से मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी किसी स्कीम के अंदर कोई भी ऐसा कोई प्रोविज़न हो ना कि स्टेट टू स्टेट या किसी भी पॉलिसी के अंदर, तो बस आप एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि ये जो स्कीम या जो पर्टिकुलर पॉलिसी है ये नेशनल लेवल की तो है ना। ठीक है, अगर वो स्टेट लेवल की है, रायथू बंधु स्कीम, ठीक है, या फिर कालिया स्कीम, तो उस केस की वो वाली बात अलग है। लेकिन आप बस ये देख लेना कि जो पर्टिकुलर स्कीम या पॉलिसी है ये नेशनल पॉलिसी है कि नहीं। अगर वो नेशनल होगी ना तो उसके अंदर कोई भी जो रेट का प्रोविज़न होगा या किसी भी चीज़ का प्रोविज़न होगा वो सारे के सारे बेनिफिशरीज़ के लिए उस स्कीम के अंदर, उस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है। वरना फ़ायदा ही क्या है, फिर स्टेट गवर्नमेंट ही लॉन्च कर देती है उस स्कीम को, है ना। तो ये थोड़ी सी ट्रिक होती है। पेपर देखो ईजी आता है, लेकिन वो ऐसे ही ऑप्शंस में आपको फंसा के यूपीएससी के जो एग्जामिनर हैं वो आपके साथ खेलते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के क्रॉप्स का जिक्र हुआ था, पहला खारिफ क्रॉप्स, दूसरा राबी क्रॉप्स। जानते हैं हम लोग इंडिविजुअली खारिफ और राबी क्रॉप्स क्या होते हैं, फिर दोनों के बीच में एक बारी हम लोग डिफरेंसेस को भी देखेंगे। तो खारिफ क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं? खारिफ क्रॉप्स को देखो दो नामों से और जाना जाता है। आप इनको मॉनसून क्रॉप्स भी कह सकते हो या ऑटम क्रॉप्स भी कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल राइस। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की दो कंट्रीज़ में मेनली इस तरीके के क्रॉप्स को ग्रो करा जाता है और हार्वेस्ट करा जाता है, मतलब उगाया जाता है और उनकी कटाई जो होती है, उनकी फसल जो होती है, जो उसको ग्रो करने का काम और हार्वेस्ट करने का काम होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मेनली दो कंट्रीज़ में ऐसा करा जाता है, एक इंडिया और दूसरा बांग्लादेश। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया मॉनसून सीज़न के ये क्रॉप्स होते हैं, तो मॉनसून सीज़न में इनको ग्रो करा जाता है, जो कि जून से लेकर नवंबर तक के बीच का जो टाइम होता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया कि कितने पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये कल्टीवेशन हो रही है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें खरीफ क्रॉप्स के, तो राइस, कॉर्न जिसको आप लोग मेज़ भी बोलते हो, मतलब मक्का, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, और कॉटन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं खरीफ क्रॉप्स के, जिसको हम लोग मॉनसून या फिर ऑटम क्रॉप्स भी बोलते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं? रबी क्रॉप्स वो होते हैं, ऐसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं जिनको विंटर में सो करा जाता है। ठीक है, मतलब विंटर में जो सीड्स होते हैं वो डाले जाते हैं ज़मीन के अंदर और ये पूरी फसल बनकर रेडी हो जाती है स्प्रिंग सीज़न तक, और स्प्रिंग सीज़न में इस फसल की कटाई होती है, मतलब हार्वेस्टिंग होती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मेनली दो कंट्रीज़ में राबी की जो फसल होती है उसको ग्रो करा जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। तो डिफरेंस कितना है? खारिफ क्रॉप्स जो थे उसको हम लोग मानसून या फिर ऑटम क्रॉप्स कहते हैं, और राबी क्रॉप्स जो होती है, राबी की जो फसल होती है उसको हम लोग विंटर क्रॉप्स कहते हैं। राबी क्रॉप्स के क्या एग्जांपल्स हैं? वीट, ओट्स, चिकपी, मस्टर्ड जिससे सरसों का तेल बनता है, ब्रोकली और एलमंड यानी बादाम। ठीक है, तो ये ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको विंटर में सो करा जाता है और इनकी जो कटाई होती है, हार्वेस्टिंग जो होती है वो होती है स्प्रिंग सीजन के अंदर। ठीक है, अब हम कुछ डिफरेंसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं राबी और खारिफ क्रॉप्स के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खारिफ क्रॉप्स की। खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको, जैसे कि हमने बात करा, जब बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला होता है ना,
तो उस टाइम पर उनकी फसल, खारिफ क्रॉप्स की फसल जो होती है वो बो दी जाती है, वो सो कर दी जाती है। और रेनी सीज़न शुरू होना मतलब अप्रैल से मई के बीच में इसकी जो फसल होती है उसको सो करने का काम, उसको बोने का काम स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि रेनी सीज़न के क्रॉप्स होते हैं तो इसलिए इन क्रॉप्स को मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है, ये भी हमने देखा था। और ये जो क्रॉप्स हैं ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल पैटर्न पे डिपेंड करते हैं, मतलब इन क्रॉप्स के लिए जो पानी की जो ज़रूरत होती है, वाटर की जो नीड्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, अभी हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए खारिफ के क्योंकि ये कनेक्टेड थे। राबी क्रॉप्स के ऊपर आते हैं एक बारी। राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जब एक बारी बारिश का सीज़न जब ख़त्म हो जाता है ना, मानसून जब ख़त्म होने को आता है या फिर सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली होती हैं, तब राबी की फसलों को बोया जाता है। और ये कौन से मंथ होते हैं? सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में। इन क्रॉप्स को क्योंकि सर्दियों में या स्प्रिंग सीजन में सो करा जाता है तो इसलिए इन क्रॉप्स को हम लोग विंटर या फिर स्प्रिंग क्रॉप्स भी कहते हैं। इन क्रॉप्स का रेनफॉल पैटर्न से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम जब ख़त्म हो गया, मानसून सीज़न जब ख़त्म हो गया, रेनफॉल पैटर्न की ज़रूरत नहीं है इसलिए यहाँ पर इनको, ठीक है। बारिश के ख़त्म होने के बाद ही तो उनकी फसल बोई जा रही है ना, तो बारिश हो चाहे ना हो उससे इन क्रॉप्स का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं खारिफ क्रॉप्स के। मेजर जो खारिफ क्रॉप्स हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये तो हमने देख लिया, राइस, मेज़, कॉटन, ज्वार, बाजरा। और रबी क्रॉप्स के क्या एग्जांपल हैं? वीट, ग्राम, पीस और बार्ली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि हमने बात करी, जो खारिफ क्रॉप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब जो ये वाला जो पॉइंट है ना जो मैं डिस्कस करवाने जा रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो उस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए बिल्कुल आराम से आप समझना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है खारिफ क्रॉप्स की हम लोग बात कर रहे हैं। खारिफ क्रॉप्स के कंटेक्स्ट में एक चीज़ लिखी हुई है, इनको हॉट वेदर की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना, गर्म वेदर की ज़रूरत होती है खारिफ क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। अगर इन फसलों को जल्द से जल्द जो बड़ा होना है उसके लिए गर्म वेदर की ज़रूरत होती है। तो गर्म वेदर देखो, अप्रैल टू मई में तो गर्मियाँ सबसे ज़्यादा होती है ना, ठीक है। अप्रैल मई जून के आसपास ही तो गर्मियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, इसलिए इन जो खारिफ क्रॉप्स जो होते हैं उनको अप्रैल और मई के बीच में सो कर दिया जाता है। मतलब वो फसल जो होती है वो बो दी जाती है अप्रैल से मई मंथ के बीच में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इन क्रॉप्स को, खारिफ क्रॉप्स की फसलों को बड़ा होने के लिए गर्म वेदर की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरी साइड आप आओ, राबी क्रॉप्स की हम लोग बात करते हैं। राबी क्रॉप्स के कंटेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, राबी क्रॉप्स के कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो देखना, कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है इनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हॉट वेदर की ज़रूरत थी, मतलब वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है इनकी ग्रोथ के लिए। मतलब यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है ना, मतलब जो ग्रोथ की बात हो रही है वो फसलों की ग्रोथ की बात हो रही है कि फसलें कितनी जल्दी बड़ी हो जाएंगी। तो राबी क्रॉप्स के कंटेक्स्ट में सॉरी, राबी क्रॉप्स के कंटेक्स्ट में ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है ताकि जो सीड्स हैं उनकी ग्रोथ जल्दी हो, इसलिए तो उनको विंटर सीजन में बोया जाता है राबी की फसलों को। और खारिफ की फसलों को तब बोया जाता है जब गर्मियाँ थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, इसलिए इनके लिए, इनकी ग्रोथ के लिए हॉट वेदर की ज़रूरत होती है। लेकिन अब आप ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वार्म क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है सीड जर्मिनेशन के लिए। अब ये क्या मतलब है? मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पर तो विंटर सीजन की बात करी गई है, राबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स, ठीक है। तो फिर ये वार्म क्लाइमेट कैसे आ सकता है यहाँ पर वर्ड? देखो यहाँ पर है कि फसलों की ग्रोथ के लिए ठंडे मौसम की ज़रूरत है, कोल्ड क्लाइमेट के लिए। लेकिन वर्ड देखो यहाँ पर वार्म क्लाइमेट कब चाहिए? सीड जर्मिनेशन के लिए। एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं वीट। अब वीट की जैसे फसल है, यहाँ पर जब ठंड में जब इस फसल को बोया गया था, गेहूँ की फसल को, तो सितंबर और अक्टूबर के बीच में जब सर्दियाँ आना शुरू हुई तब ये फसल जो है वो बड़ी हो गई, ठीक है। इस फसल की जो ग्रोथ है वो बड़ी हो गई। लेकिन इस फसल में जो वीट के जो दाने होंगे ना, ये जैसे सपोज़ करो इस फसल को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, और इस फसल के अंदर जो अंकुर आना शुरू होंगे ना, सीड जो है वो जर्मिनेट करना शुरू करेगा। मतलब ये तो बनकर रेडी हो जाएगा पहले ही सर्दियों में ही,
लेकिन इसके अंदर जो वीट का जो दाना है वो भी तो आना चाहिए ना। तो जो वीट का वो दाना है वो जब तक गर्मी आना शुरू होती है, वार्म क्लाइमेट जब होता है, उसी टाइम पर ये इस प्लांट में, वीट के प्लांट में, ये वीट का दाना आना शुरू होता है। और जब ये दाना आ जाता है तो फसल बनकर रेडी हो जाती है। इसलिए अब आप देखना नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो, राबी की जो फसल होती है उसकी जो कटाई होती है, जो हार्वेस्टिंग होती है, वो मार्च टू अप्रैल में होती है, ठीक है। क्योंकि मार्च टू अप्रैल में गर्मी आ गई और जैसे कि हमने पढ़ा था वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है हमें सीड्स की जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। ये प्लांट बनकर तो पूरा, देखो ये जो खड़ी फसल थी ये तो रेडी हो गई थी सर्दियों में, लेकिन जब ये वीट के प्लांट में जो हमें ये जो, जैसे ये देखो, ये जो वीट चाहिए था ना इस तरीके का गेहूँ, अगर हम लोग चाह रहे थे कि उसमें आ जाए, तो वो चीज़ गर्म मौसम में पैदा होती है। वो अंकुर जो फूटता है उस बीच में से जो गेहूं का जो दाना होता है वो इस प्लांट में आता है, तो वो गर्मियों के टाइम पे ही आ पाता है। तो मार्च से अप्रैल के बीच में जो राबी क्रॉप्स की जो फसल होती है वो रेडी हो जाती है और फिर उनकी कटाई हो जाती है। क्योंकि जिस क्रॉप्स के लिए जो हम लोग चाह रहे थे कि सीड जर्मिनेट हो जाए उन फसल के अंदर, वो जो उस पर्टिकुलर चीज़ के जो दाने हैं वो आ जाएं, अब वो रेडी हो गई है वो फसल कटने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो दूसरे केस में जो खारिफ के क्रॉप्स होते हैं वो मॉनसून तक जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं, मतलब सर्दियाँ आने से पहले पहले रेडी हो जाते हैं, और जैसी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली होती हैं उनसे पहले उन फसलों की कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। तो अगर ध्यान से अगर आप इस वाले पॉइंट को भी समझ जाओ, फ्लावरिंग के लिए शॉर्टर डे लेंथ की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आप बताओ, शॉर्टर डे लेंथ, दिन जो छोटा होता है वो कब होता है? जब सर्दी आने वाली होती हैं तब दिन छोटा होता है। इसका मतलब क्या है, जिन मंथ में ये फसलें कटने के लिए रेडी है ना, तो वहाँ सर्दियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो ये जो खारिफ की जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे चावल है, जैसे सपोज़ करो, तो चावल जो फसल होती है वो तो रेडी हो जाती है जब सो कर दी जाती है, लेकिन जब सर्दियाँ आना शुरू होती है ना, तब चावल का जो दाना होता है उसकी फसल में रेडी हो गया होता है। और फ्लावरिंग का मतलब वो जो सीड जर्मिनेशन का जो प्रोसेस हमने पढ़ा ना, कि दाना जो उस पर्टिकुलर प्लांट में, उस पर्टिकुलर क्रॉप का जो है, यहाँ पर जैसे ये क्रॉप बनकर, फसल बनकर रेडी हो गई थी ये, और इसके अंदर वीट का जो दाना था, जो अंकुर था, वो रेडी हो गया, और यहाँ पर ये जो फसल है राइस का दाना बनकर रेडी हो गया है। तो फ्लावरिंग का मतलब क्या है, जब वो अंदर जो क्रॉप है वो रेडी हो जाए, ठीक है। मतलब जो सीड जर्मिनेशन है, सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाए, अब वो सीड पैदा होने लग जाए उस फसल के अंदर। तो यहाँ पर शॉर्टर डे लेंथ की ज़रूरत होती है। मतलब जब सर्दी आने वाली होती हैं तब सारी फसलों के अंदर चावल का दाना रेडी हो जाता है इन केस ऑफ खारिफ क्रॉप्स, और तब उसकी कटाई कर ली जाती है सर्दियों के दिनों में। और अगर हम लोग बात करें ये इसकी राबी क्रॉप्स की, तो जो फ्लावरिंग होती है, सीड जर्मिनेशन जो रेडी हो जाता है वो कब हो जाता है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, जब गर्मियाँ आ जाती हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फ्लावरिंग मतलब सीड जर्मिनेशन, जो उसके बीच में जो ये प्लांट में जो दाना आएगा, इट रिक्वायर्स लॉन्गर डे लेंथ, और दिन लंबा कब होता है, इन समर्स, ठीक है। इसलिए मार्च टू अप्रैल में जब गर्मी आना शुरू होती हैं और इन फसलों में जब अंकुर जो सीड है, अब वो प्लांट बन चुका होता है, रेडी हो गया होता है कटने के लिए, उसमें जो अंकुर हैं वो आ गए होते हैं, जिस भी चीज़ का वो राबी क्रॉप है वो दाना रेडी हो गया होता है उन क्रॉप्स के अंदर, उन फसल के अंदर, अब वो कटने के लिए रेडी हो जाते हैं मार्च टू अप्रैल, ठीक है। और जैसे थोड़ा डेप्थ में अगर बात करेंगे हम लोग, जब हम लोग ज्योग्राफी के जो लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें कोई भी चैप्टर में अगर बात होएगी राबी और खारिफ क्रॉप्स के बारे में, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंसेस तो एनसीईआरटी में भी नहीं है शायद से, तो ये मोर देन इनफ है। बस आप ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना यार, इसको याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन अगर आई है तो आप इसको रिवाइज़ कर लेना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। तो इस तरीके से हमने खारिफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बारे में जाना। अब हमें ये तो पता लग गया कि इस स्कीम के अंदर फार्मर्स को जो टोटल लोन अमाउंट पे जो प्रीमियम देना है वेरियस क्रॉप्स के लिए वो काफ़ी कम देना है, अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, अगर सिर्फ 2% प्रीमियम, 1.5% प्रीमियम और 5% प्रीमियम अलग अलग क्रॉप्स की वैराइटीज़ के लिए रखा गया है, तो जो बैलेंस प्रीमियम है वो कौन पे करेगा? तो
पहले जब इस स्कीम को शुरू में लॉन्च करा गया था तो जो बैलेंस प्रीमियम अमाउंट है ना, ठीक है, जैसे मान लो टोटल प्रीमियम 100% मान लेते हैं हम लोग जो देना है जिसमें से, और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए और एनुअल कमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5% है। तो 5% को अगर आप हटा दो जो फार्मर खुद पे करेगा तो कितना बचा, 95%। अब इस 95% को अगर आप टोटल मानो तो 95% का पहले क्या होता था कि 50% जो प्रीमियम था वो बियर करा जाता था स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा और बाकी 50% सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जब इस स्कीम को इनिशियली लॉन्च करा गया था। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है, जो प्रीमियम सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो प्रीमियम में जो कंट्रीब्यूट करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना शेयर कम कर दिया है। पहले जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टोटल जो बैलेंस प्रीमियम रह जाता था, मतलब फार्मर ने अपना जो शेयर दे दिया तो उसके बाद जितना भी टोटल अमाउंट रह गया तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था, 50% स्टेट गवर्नमेंट को देना था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना शेयर 50% से घटाकर 25% कर दिया है इरीगेटेड एरियाज़ के लिए और 50% से घटाकर 30% कर दिया है अनइरीगेटेड एरियाज़ के लिए। ये चीज़ कब से इम्प्लीमेंट हुई है, 2020 का जब से खारिफ फसल बोई गई थी 2020 में, खारिफ सीज़न जब से स्टार्ट हुआ है 2020 में, उस टाइम से गवर्नमेंट ने ये चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं अच्छी खासी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, खेतों में किसी भी मीडियम से पाइप्स के थ्रू, स्प्रिंकलर सिस्टम के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर होती रहे ताकि जो फसल है वो अच्छी हुए। मतलब रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स इज़ नोन एज इरीगेशन। तो जो इरीगेटेड एरियाज़ हैं, अभी हम डेफिनेशन भी जानेंगे कि इरीगेटेड और नॉन इरीगेटेड एरियाज़ कौन से होते हैं। इरीगेटेड एरियाज़ में किसी फार्मर ने अगर लोन लिया होता था तो उस पर प्रीमियम अमाउंट देने के बाद जो बैलेंस प्रीमियम है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर सिर्फ बात सेंट्रल गवर्नमेंट की हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से बैलेंस अमाउंट का 50% कंट्रीब्यूट करती थी, बाकी 50% स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। लेकिन सेंटर ने इरीगेटेड एरियाज़ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा कम करते हुए 50% प्रीमियम सब्सिडी ना देते हुए अब उसको कर दिया 25%। ये 25% कहाँ पर हुआ है, इरीगेटेड एरियाज़ में। और अनइरीगेटेड एरियाज़ में भी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 50% प्रीमियम सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अनइरीगेटेड एरियाज़ में, मतलब जहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है एग्रीकल्चर फील्ड में वाटर को सप्लाई करने के लिए, उन एरियाज़ और उन डिस्ट्रिक्ट्स में सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना शेयर घटाकर 50% से कर दिया 30%, ठीक है। तो अभी जो बात हो रही है इरीगेटेड एरियाज़ और अनइरीगेटेड एरियाज़, ये क्या होते हैं, तो इस स्कीम के अंदर ऐसा बोला गया है, वो एरिया और वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर टोटल उस डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है उसका मिनिमम या तो 50% या 50% से ज़्यादा जो एरिया है वो इरीगेटेड हो, ठीक है। मतलब वहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट के एटलीस्ट 50% एरिया में पानी की सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। खेतों को एटलीस्ट उस पूरे एरिया में 50% खेतों को इरीगेटेड रीजन्स होने चाहिए वहाँ पर, जहाँ पर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर हो। ऐसे एरियाज़ को बोला गया है इरीगेटेड एरिया या फिर इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट। समझ गए आप। कोई भी आप एक ऐसा एरिया मान लो जहाँ पर मिनिमम जो कंडीशन है सरकार ने रखी है कि 50% एरिया तो इरीगेटेड एरिया होना चाहिए। और इरीगेटेड एरिया मैंने आपको क्या बताया, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर होनी चाहिए फसलों के लिए, खेती के लिए, तो मिनिमम 50% और 50% से वो चीज़ ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसा एरिया या ऐसा डिस्ट्रिक्ट हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे इरीगेटेड एरिया या फिर इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट। अब आप खुद समझ जाओ कि अनइरीगेटेड एरिया फिर क्या होगा, कोई ऐसा एरिया जहाँ पर 50% से कम हो इरीगेशन फैसिलिटीज़, टोटल जो इरीगेटेड एरिया हो वो 50% से कम हो तो वो बन जाएगा अनइरीगेटेड एरिया, ठीक है। क्योंकि 50% मिनिमम और 50% से ज़्यादा कौन सा एरिया है, वो है इरीगेटेड एरिया या फिर इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट। और जाहिर सी बात है कि अगर ये कंडीशन 50% या 50% ज़्यादा इरीगेटेड एरिया के लिए रखी गई है तो जितना बच गया, मतलब 50% से अगर कोई भी चीज़ अगर कम है तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अनइरीगेटेड एरिया, ठीक है। अब सुनने में ऐसा लगता है
कि सेंटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर ली, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है कि प्रीमियम सब्सिडी आप जो इरीगेटेड एरियाज़ के लिए देते थे आपने 50% से घटाकर उसको 25% कर दिया, और अनइरीगेटेड एरियाज़ के लिए आपने सिर्फ 30% कर दिया, ठीक है। तो अब तो ज़्यादा बर्डन स्टेट्स के ऊपर आ गया ना, सुनने में हमें ऐसा लगता है। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग ये वाला पॉइंट देखें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है प्रीमियम सब्सिडी देने में, स्टेट्स में तो चलो माना कि गवर्नमेंट ने अपना शेयर कम कर दिया है, लेकिन वो जो शेयर जो पैसा बच गया ना जो सरकार के पास, सरकार ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए बढ़ा दिया वो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में क्योंकि जो लोन अमाउंट के प्रीमियम को बेयर करने के लिए जो फैसिलिटी है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स उधर इतने कैपेबल नहीं है कि वो इतना बड़ा लोन अमाउंट, इतने सारे फार्मर्स वहाँ पर टी और कॉफ़ी फार्मिंग जैसे सपोज़ करो होती है असम में, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो अब इतने सारे फार्मर्स को प्रीमियम सब्सिडी देना, हो सकता है वहाँ की सरकार इतनी काबिल ना हो जो इतने सारे फार्मर्स का प्रीमियम सब्सिडी को बेयर कर सके, इतना सारा खर्चा उठा ले। तो पहले क्या होता था, 50-50% बांट रखा था सरकार ने और नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की गवर्नमेंट के साथ। मतलब टोटल जो प्रीमियम सब्सिडी थी, बैलेंस अमाउंट तो देखो फार्मर्स पे कर देंगे अलग अलग क्रॉप के हिसाब से 2%, 1.5 और 5%, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की कोई भी जैसे गवर्नमेंट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मेघालय, इन सारी गवर्नमेंट्स को उस बैलेंस प्रीमियम का 50% अपनी साइड से देना होता था और बाकी 50% देती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अब क्या चेंजेस कर दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए सारी की सारी जितनी 8 की 8 जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसके प्रीमियम, जो बैलेंस प्रीमियम का जो खर्चा है 90% हम लोग देंगे, ठीक है। बाकी का बचा कुचा जितना भी है वो सारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को देना पड़ेगा, समझ गए आप। मतलब टोटल बैलेंस प्रीमियम जो है फार्मर के पे करने के बाद, फार्मर ने देखो जैसे ये पे कर दिया, जैसे हमने देखा था 95% हो गया ना, तो टोटल प्रीमियम अमाउंट वो जितना मर्जी था 5% अगर फार्मर ने पे कर दिया तो जितना बच गया वो 95% हो गया। तो इस 95% का पहले 50-50 के रेशियो में शेयर करा जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉर्थ ईस्ट की सरकारों के बीच में, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला है इस 95% का 90% हम देंगे, 10% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की सरकारों को देना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पर ऊपर हमने देखा था ना, इरीगेटेड एरियाज़ के लिए अपना शेयर कम कर दिया और अनइरीगेटेड एरियाज़ के लिए अपना शेयर कम कर दिया है, तो ये शेयर कम करने के बाद जो पैसा बचा वो सारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लगा दिया गया, विच इज़ 90% ऑफ द प्रीमियम सब्सिडी अमाउंट। बहुत ज़्यादा देखो इसको डीपली लर्न मत करना, जस्ट बिकॉज दे रखा है तो हम लोग डिटेल में एक बार डिस्कशन इसलिए कर लेते हैं ताकि लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें रिटेन हो जाए हमें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसका रट्टा लगाने बैठ जाओ या लिख लिख के इसको याद करने की कोशिश करो। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते स्कीम्स के कंटेक्स्ट में। अगर आप बात करो मेंस में जब एनालिसिस होगी तो आप मोर और लेस करके ऐसे लिख सकते हो कि पहले इतना कम था, अब सरकार ने उसको ज़्यादा बढ़ा दिया है। अगर आपको भले ही याद ना रहोगे वो 50% लिखा हुआ था, वहाँ पे 25% लिखा हुआ था, 2% था, 1.5 था, उतना ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। लर्न करने को बहुत कुछ चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करा करो। नेक्स्ट जो सेलिएंट फीचर है वो देखो रिपीट हो रहा है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। सेंट्रल सब्सिडी जो है वो कम कर दी गई है 30% अनइरीगेटेड एरियाज़ के लिए, 25% इरीगेटेड एरियाज़ के लिए, तो ये तो ऊपर हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, आप चाहो तो अपने कॉपी में से इसको काट सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करें, ये एक अच्छा प्रोविज़न है, ये लेटेस्ट प्रोविज़न है अभी। ये वाला जो डिसीजन शायद से जो लिया गया है वो फरवरी 2020 में लिया गया है। पहले क्या होता था, ध्यान से सुनना, अगर किसी फार्मर को लोन अमाउंट चाहिए है नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए, मतलब जो नोटिफाइड क्रॉप्स अभी हमने देखे थे जो 3 कैटेगरी के होते हैं, उन नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए अगर फार्मर्स को लोन अवेल करना है, उसको लोन की फैसिलिटी चाहिए, तो उन फार्मर्स के लिए कंपलसरी हुआ करता था ये कि उनको ये जो योजना के अंदर अपने आप को एनरोल करवाना पड़ता था। मतलब इफ़ एनी फार्मर इज़ विलिंग टू टेक लोन फॉर हिज और हर नोटिफाइड क्रॉप्स, then that particular farmer should be enrolled in प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंपलसरी टर्म्स में। एनरोल आपको करवाना ही है। अगर आप लोन ले रहे हो नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए तो बिना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एनरोल करवाए आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कई सारे स्टेट्स जो थे वो कंसर्न रेज कर रहे थे कि
इंडिया में मोर देन 50% ऐसे फार्मर्स हैं जिनका लोन किसी ना किसी अमाउंट में चल रहा है। तो नया लोन लेने का मतलब ये है, मतलब देखो ना, अभी आप एक तरीके से जो बीमा पॉलिसी है ये लोन नहीं है, मतलब इसके लिए जो आपको अमाउंट मिलेगा, तो अगर आप अपने क्रॉप्स की जो फसल है आप उसकी इंश्योरेंस अगर आप करवा रहे हो तो कुछ तो प्रीमियम सब्सिडी देनी पड़ेगी ना। अब कई सीट्स का ये कंसर्न था कि यार सुनने में बहुत कम लगता है कि 2%, 1.5%, 5%, लेकिन आप उन फार्मर से पूछो जिनकी फसल उस साल पूरी ख़राब हो गई, तो उनके लिए 5%, 2%, 1.5% डिफरेंट क्रॉप्स के लिए जो प्रीमियम अमाउंट बेयर करना है, तो एक एक्स्ट्रा बर्डन है। तो अब सरकार ने फरवरी 2020 के आसपास कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करे इस स्कीम के अंदर, और सरकार ने बोला अब सारे फार्मर्स के लिए ये एक हम लोग वॉलंटरी इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं कि आपको अगर लोन चाहिए भी है नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए तो इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर यू कि आप अपने आप को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर एनरोल करवाओ, ठीक है। तो फार्मर्स के ऊपर है, क्योंकि फार्मर्स खुद डिसाइड कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पर पेस्ट अटैक, डिसीज़ अटैक या फिर जो कैलेमिटीज़ आती हैं, अगर वो वहाँ पर रेगुलर है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो फार्मर जो है वो इतना अवेयर खुद है कि वो अब जानता है कि उसको अपने क्रॉप्स के लिए किसी तरह का इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले क्या हो रहा था, सरकार ज़बरदस्ती एनरोल करवा रही थी, तो इंश्योरेंस आपको नहीं भी चाहिए तो बेफिजूल की आपकी खर्ची हो जाएगी। हो सकता है सालों साल आपके क्रॉप के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना हो, लेकिन फिर भी आपकी जेब से ये जो प्रीमियम अमाउंट है ये तो जाएगा ना, ठीक है। तो इस चीज़ को अब रिमूव कर दिया गया है। इवन उन फार्मर्स के लिए रिमूव कर दिया गया जिनका अभी एग्जिस्टिंग क्रॉप लोन जो चल रहा है ना, ठीक है। अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यही है कि जिन फार्मर्स ने अभी अपने क्रॉप्स पे, अपनी फसल पे किसी ना किसी तरीके का जो लोन अमाउंट लिया गया है, उनके लिए भी अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपने आप को एनरोल करवाने के लिए वॉलंटरी इनिशिएटिव बोल दिया गया है, ठीक है। कि आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर लगता है आपके क्रॉप्स फेल हो सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है, आपके पास पैसा नहीं बचेगा कि अगर आपकी फसल ख़राब हो जाएगी, तो आप अपने आप को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर एनरोल करवा लो, वरना कोई बात नहीं, सब कुछ अब आपके ऊपर है। पहले क्या था, जब शुरू में जब 2016 में इस स्कीम को लॉन्च करा गया था, ये कंपलसरी था सारे उन फार्मर्स के लिए जिनको हम लोग कहते हैं लोनी फार्मर्स। लोनी फार्मर्स कौन होते हैं, जो लोन लेते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा सेलिएंट फीचर है ये।